नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत को अमेरिका से हासिल हो सकेगी आधुनिक सैन्य तकनीक। दिल्ली में हुई पहली 2+2 वार्ता में दोनों देशों के बीच सैन्य साजो-सामान से संबंधित समझौते कॉमकासा पर हुए हस्ताक्षर। एनएसजी में भारत के सहयोग बढ़ाने के साथ एशिया प्रशांत और अफगानिस्तान के मामले में भी दोनों मिलकर करेंगे काम। दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध अब नहीं माना जाएगा अपराध। आईपीसी की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। संविधान पीठ ने यौन संबंध के आधार पर भेदभाव को बताया असंवैधानिक। कार्यकाल खत्म होने से 9 महीने पहले तेलंगाना विधानसभा भंग। तेलंगाना कैबिनेट के फैसले को राज्यपाल ने दी मंजूरी। के चंद्रशेखर राव बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज और आपत्तिजनक प्रचार सामग्री रोकने के लिए सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां चुनाव आयोग के साथ मिलकर करेंगी काम। मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन नहीं होने देंगी पोस्ट। गूगल, फेसबुक और ट्विटर के प्रतिनिधियों की चुनाव आयोग से बातचीत के बाद बनी सहमति। और विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों का शानदार प्रदर्शन जारी। जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। अर्जुन सिंह चीमा का कांसे पर कब्जा। चैंपियनशिप में अब तक 4 गोल्ड समेत 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर भारत। खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहमति से 2 वयस्कों के बीच बनाए गए यौन संबंध अब अपराध नहीं माना जाएगा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला सुनाया। समलैंगिकता अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला सुनाया है। करीब 1 घंटे में सुनाए इस फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अतार्किक और मनमाना बताते हुए कहा कि एलजीबीटी समुदाय को भी समान अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यौन प्राथमिकता बायोलॉजिकल और प्राकृतिक है और अंतरंगता और निजता किसी की व्यक्तिगत पसंद है। इसमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव मौलिक अधिकारों का हनन है। 377 धारा 377 जो इंडियन पीनल कोड में है वो गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक है अगर 2 जन जो एडल्ट्स हों, जो बच्चे ना हो, जो 18 साल के ऊपर हो, वो स्वीकृति से यौन संबंध करें। किसी भी तरह का यौन संबंध करे वो नहीं है, मगर अगर कैसे भी करे, किसी तरह में भी करे तो उसको गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन करती है। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है। एलजीबीटी समुदाय को कलंक ना माना जाए और इसके लिए सरकार को प्रचार करना चाहिए। इसके लिए अफसरों को संवेदनशील बनाने की भी जरूरत है। Many other doors also. It's going to talk about also mental health issues. It's going to talk about also the subjugation and torture that kids go through for being in this community. It's also going to open doors for insurance, for inheritance. मेरे जो खुद के कंपनी में है वहाँ पर भी I have more than 10 trans people that are working for me. अब ये बाहर आएगा कि no transgender is no longer just prostitutes and beggars. They are also people. We are also people. We run businesses. We also work. We're blue-collared workers, white-collar workers, we're everywhere. The LGBT2 community is too big now for us to ignore. संविधान पीठ में शामिल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि इतिहास को एलजीबीटी समुदाय से
उनके खिलाफ की गई यातनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि असहमति या जबरन बनाए गए संबंध इस धारा के तहत अपराध बने रहेंगे। साथ ही बच्चों और पशुओं के साथ यौनाचार भी अपराध की श्रेणी में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद LGBT समुदाय काफी खुश है। बहुत खुशी का दिन है। फाइनली आज लग रहा है कि हम आज़ाद हुए हैं। ये सबसे बड़ा हमारा एक है, क्योंकि अभी बहुत लॉन्ग बैटल अभी चलेगा, लेकिन यस एक आज़ादी का एक जो फीलिंग है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक हम काफ़ी खुश है, LGBT कम्युनिटी काफ़ी खुश है, क्योंकि अब तक ये हो रहा था कि ये जजमेंट ये जो लॉ था सेक्शन 377 इसका काफ़ी मिसयूज़ होता था। तो उसके वजह से एक्सटॉर्शन, हरासमेंट, ब्लैकमेल काफ़ी कम्युनिटी के लोगों को इससे दिक्कत होती थी। साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता से जुड़ी IPC की धारा 377 को अवैध बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस फैसले को पलट दिया था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और अब खबर अमेरिका के साथ हुई पहली 2+2 वार्ता की। भारत और अमेरिका की पहली 2+2 वार्ता के बाद बहुप्रतीक्षित कॉमकासा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारत की रक्षा क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। साथ ही अमेरिका से अहम रक्षा तकनीक और सामग्री हासिल करने में आसानी होगी। इससे दोनों देशों के रक्षा उपकरणों को एक साथ उपयोग करना संभव होगा। भारत और अमेरिका ने कहा है कि 2+2 के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। दिल्ली में गुरुवार को 2+2 बैठक में भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त रूप से आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग वार्ता के अहम मुद्दों में शामिल था। अमेरिका ने भारत को अपने अहम रक्षा सहयोगी के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की और कोमकासा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा दोनों देश रक्षा उपकरणों का संयुक्त निर्माण भी करेंगे और उनका भारत से बाहर निर्यात भी किया जा सकता है। दोनों देशों की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड और भारत की नौसेना के बीच अलग से सहयोग बढ़ाए जाएंगे। Defense cooperation has emerged as the most significant dimension of our strategic partnership and as a key driver of our overall bilateral relationship. The momentum in our defense partnership has imbued a tremendous positive energy that has elevated India-US relations to unprecedented heights. We will continue working together to enhance and expand India's role as a primary major defense partner to elevate our relationship to a level commensurate with our closest allies and partners. Today, we took, as you know, a significant step towards that goal by signing the Communications Compatibility and Security Agreement. बातचीत में खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन का मुद्दा उठा। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनयिक और सैनिक एकजुटता के साथ काम करने का निर्णय लिया। इससे दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में चीन के मनमानी पूर्ण रवैये पर नियंत्रण करने में सहूलियत होगी। इसके लिए वे इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। मित्रों, 2+2 वार्ता के दौरान हम चारों मंत्रियों ने भारत प्रशांत क्षेत्र के विषय पर हमारे देशों के बीच विचारों और हितों की बढ़ती समानता देखी। इस संकल्पना के पीछे जो सिद्धांत है उसे हमारे राजनेताओं द्वारा पहले ही रेखांकित किया जा चुका है। President Trump recognizes the long-term strategic importance of India's economy playing a productive role in the world's most dynamic and fastest-growing region. He is intent on ensuring the United States, India, and all countries can responsibly reap the benefits of an Indo-Pacific that is open, free, with fair trade and investment. त्वरित और सतत चर्चा के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच अलग अलग हॉटलाइन शुरू की जाएगी। इससे भविष्य की नीतियों और उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के बाद संयुक्त निर्णय लिया जा सकेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खास तौर पर जोर दिया कि आतंकवाद के मसले पर दोनों देश एक मत हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मसले पर सहयोग की सहमति बनी। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमारा सहयोग गुणात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा है। पिछले वर्ष संपन्न हुए टेररिस्ट डेजिग्नेशंस डायलॉग और आतंकवाद का मुकाबला तथा आंतरिक सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य तंत्रों के महत्व को हमने स्वीकार किया है।
संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपने सहयोग को और ज़्यादा गहन बनाने पर भी हमने सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए पूर्ण समर्थन देने का वादा करते हुए दूसरे देशों का समर्थन जुटाने का भी आश्वासन दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन पर चर्चा हुई और भारत ने इस बारे में अमेरिका से आयात बढ़ाने पर सहमति जताई। आने वाले दिनों में इस बारे में संबंधित मंत्रालयों के बीच चर्चा होगी। बाद में दोनों विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत और अमेरिका काफ़ी करीब आए हैं। इसका असर पड़ोस की राजनीति पर पड़ेगा और इसका असर दुनिया की राजनीति पर भी पड़ेगा। देखना रोचक यह होगा कि किस तरह वे अपनी एकजुटता को लागू करते हैं और किस तरह अपने पुराने मतभेदों को हल करते हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अगले लोकसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज और आपत्तिजनक प्रचार सामग्री को रोकने के लिए सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेंगी। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्रियों को ब्लॉक करेंगे जो फेक हैं। ये कंपनियां खुद प्रचार सामग्री पर नजर रखेंगी, साथ ही मतदान से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड का पालन भी करेंगी। यानी इस दौरान सोशल मीडिया पर कोई प्रचार नहीं किया जा सकेगा। अगले साल होने वाले आम चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़, अपमानजनक और आपत्तिजनक सामग्री का प्रचार प्रसार रोकने की ठोस तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियां ऐसे दुष्प्रचार को रोकने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेंगी। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां फेक न्यूज़, अपमानजनक और आपत्तिजनक सामग्री को खुद से पहचान कर उसे ब्लॉक करेंगी। इस मसले पर इन तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों की चुनाव आयोग से करीब 1 महीने से बातचीत चल रही थी। सेक्शन 126 RP एक्ट के रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने इन लोगों को बुलाया और उनको समझाया कि पोलिंग पीरियड में कोई भी ऐसे मटेरियल जो इलेक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करते हों, फेक न्यूज़ वगैरह, और लास्ट 48 आवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्शन से रिलेटेड हो, जो साइलेंस पीरियड को डिस्टर्ब करती हो, ये उस पर ना रहे। तो उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है और उन्होंने कमीशन को आश्वस्त किया है कि वो करेंगे, और कर्नाटक इलेक्शन में हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है। साथ ही किसी राजनीतिक दल, नेता और उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार सामग्री देने वाले प्रायोजक का नाम भी प्रकाशित किया जाएगा और इसके बदले में ली गई रकम की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं ये कंपनियां सुनिश्चित करेंगी कि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन सोशल मीडिया पर पोस्ट न किए जाएं। जो भी एडवर्टीजमेंट होंगे पॉलिटिकल, उसको वो फ्लैग करेंगे, उसका स्पॉन्सर बताएंगे, उसका खर्चा कितना वो बताएंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लॉ के वायोलेशन में होगी या MCC के वायोलेशन में होगी, उसको वहाँ से हटाने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। नकारात्मक राजनीतिक विज्ञापनों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने का फैसला इन कंपनियों ने खुद लिया है। ऐसी सामग्रियों को ब्लॉक करने के साथ ही जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी देंगे। ये कदम आचार संहिता लागू होने के 2 दिनों के बाद से ही लागू कर दिया जाएगा। परंपरागत चुनाव प्रचार के तरीकों की तुलना में सोशल मीडिया का प्रभाव आज के दिनों में चुनाव के प्रचार में काफ़ी बढ़ चुका है और सोशल मीडिया न सिर्फ सस्ता पड़ता है बल्कि इसकी पहुंच भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चुनाव में इसके दुरुपयोग की आशंका लगातार बनी रहती है और शायद ये एक बहुत अच्छी पहल है कि सोशल मीडिया कंपनियां खुद अपनी ओर से सामने आई हैं और चुनाव आयोग को डेटा के साथ साथ जानकारी भी मुहैया करा रही हैं ताकि साफ सुथरा चुनाव कराया जा सके। दिल्ली में दिलीप मेहती के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना विधानसभा को भंग कर दिया गया है। विधानसभा भंग करने के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव को राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव की जानकारी दी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाले नए मंत्रिमंडल ने 2 जून 2014 को कार्यभार संभाला था। सामान्य तौर पर तेलंगाना विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होना था। इस तरह राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होने थे। विधानसभा भंग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर राव ने 105 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। राज्य में विधानसभा की 119 सीटें हैं। There should be some meaning. So to curb this kind of political fragility, unlimited EDSC,
I resorted to go to the court of people. Let the people take a call. Why anybody should bother? Nobody has sacrificed, brother. I sacrificed my term. I am having full majority. I am enjoying total majority. Why should I cut my power? I cut it. I sacrifice it, but for the sake of the people of Telangana. और इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा भंग होने के बाद अब वहां के चुनाव अधिकारी से राज्य की चुनाव की तैयारी को लेकर रिपोर्ट मांगी जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट देते हैं कि उनकी प्रिपेयर्डनेस का लेवल क्या है, और फिर बाकी सब फैक्टर्स, त्यौहार, छुट्टियां और प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर इलेक्शंस, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कमीशन उसमें निर्णय लेता है कि 6 महीने के अंदर कब कराए जाएं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ड्रोन के माध्यम से अब नक्सलियों से निपटने में आसानी होगी। राजनाथ सिंह ने डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने साइबर सिक्योरिटी डिवीजन की स्थापना की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो के कार्यक्रम में शिरकत की। गृह मंत्री ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में देश में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा तैयारियां आतंकवादियों की बड़ी सी बड़ी रणनीतियों को विफल करने में सक्षम है। होमलैंड सिक्योरिटी की दृष्टि से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं कि बखूबी वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसी ने जो करिश्मा किया है, जो काम किया है, उसी का यह परिणाम है। इस सरकार के आए हुए 4 वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन एक भी कोई टेररिज्म का मेजर इंसिडेंट 4 वर्षों के अंदर इस भारत में नहीं होने पाया। ये पहला मौका है जब डिफेंस के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक कंपनियां एक मंच पर दिखीं। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी इस प्रदर्शनी में अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की खूबियों को दिखाया गया। गृह मंत्री ने तकरीबन सभी स्टॉलों पर जाकर रक्षा उपकरणों का जायजा लिया। मैं समझता हूं कि ये जो इंटरफेस है बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली बिटवीन इंडस्ट्री एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। और यही कारण है कि एज डीजीपी यूपी मैंने इसमें प्रतिभाग लेने का सोचा। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन, मैंने खुद अपना स्टॉल लगाया है यहाँ यूपी पुलिस का, और मैं शोकेस करना चाहता हूँ लोगों को कि यूपी में अब बहुत सारी संभावनाएँ हैं इन्वेस्टमेंट की। डिफेंस एक्सपो का आयोजन गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर किया है। इसका मकसद रक्षा प्रौद्योगिकी में देश की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। 3 मंत्रालय के साथ मिलकर पहली बार हमने एक एफर्ट किया है टू डिस्प्ले द कैपेबिलिटीज़, इंडियाज़ कैपेबिलिटी, इंडिया की क्या टेक्नोलॉजीज़ है डिफेंस और सिक्योरिटी में, और ख़ास करके इसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हमने इनकरेज किया है और उनको हम लोग ने इनवाइट किया है एंड दे आर डिस्प्लेइंग द टेक्नोलॉजीज़। आपने बाहर देखा होगा करीब 130 एग्जीबिटर्स यहाँ पे सारे आए हुए हैं। प्रदर्शनी में करीब 130 स्टॉल लगे हैं। प्रदर्शनी 8 सितंबर तक चलेगी। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नए नियम बनाए हैं, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। अब बच्चों की सुरक्षा के साथ स्कूल खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश बनाकर उन्हें सभी राज्य सरकारों के पास भेज दिया है। जल्द ही नए नियमों को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। हम लोगों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक गाइडलाइन फॉर्म में बनाई है, जो ये तय करेगी कि अगर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही होती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और उसकी जवाबदेही तय होने के बाद उनको प्रॉपर सजा का प्रावधान भी किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर उन पर भारी जुर्माना, स्कूल अगर सुरक्षा मैनुअल के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो पहली शिकायत पर पिछले साल स्कूल के कुल राजस्व का 1% जुर्माना लगाया जाएगा।
दूसरी शिकायत पर 3% और तीसरी शिकायत पर 5% जुर्माना लगेगा। जांच के बाद नए दाखिले पर रोक भी लगाई जा सकती है। सरकार स्कूल का प्रबंधन अपने हाथों में ले सकती है या फिर स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति या पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन यानी पीटीए के साथ मिलकर मैनेजमेंट को स्कूल सेफ्टी योजना तैयार करनी होगी। दरअसल आरटीआई में निजी स्कूलों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी न बनाने की छूट दी गई थी, इसलिए गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी स्कूल में भी पीटीए बनाना जरूरी होगा। इसमें यह भी तय किया गया है कि 50% सदस्य इसकी महिलाएं होंगी। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के गरीब तबके के वंचित तबकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके माता पिता की भागीदारी भी 25% इसमें सुनिश्चित की गई है। गुरुग्राम में रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने को कहा था। अब मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ मिलकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। स्कूलों में बढ़ते हादसों को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा में लापरवाही के मामले में सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही स्कूल पर भारी पड़ सकती है। अब स्कूल और प्रबंधन चाहें भी तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आम बोलचाल की भाषा और सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का इस्तेमाल करने की जरूरत बताई है। केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक की आज अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सरकारी और सामाजिक हिंदी के बीच फासला कम करने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा संस्थान इस अभियान की अगुवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भारतीय भाषाओं पर देशवासियों को गर्व है। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान समिति के सभी सदस्यों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव रखने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से प्रकाशित गुजराती हिंदी कोश का भी विमोचन किया। स्वच्छ भारत मिशन के इस साल 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा 2018 को जन आंदोलन बनाने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देश भर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 15 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस बार बड़े पैमाने पर स्कूली बच्चों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। वहीं 16 सितंबर को ग्राम पंचायतों में विशेष सभा होगी, जिसमें साफ सफाई की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन भी होगा। Where we are expecting big numbers, 15-20 crores of people to participate. That's a public participation event. Swachhata Hi Seva will be launched by the Honorable Prime Minister through video conference on 15th September. And this campaign will run from 15th September to 2nd October. Towards the end of this Swachhata Hi Seva, we are having the international conference, which is running from 29th September to 2nd October. भारतीय रेल की पेपरलेस अनारक्षित रेल टिकटों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज बताया कि 2014-15 में से इनकी तादाद में 35,000% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रेल के संगठन सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिस के एक सेमिनार में रेल मंत्री ने यह बात कही। भारतीय रेल सबसे बेहतरीन स्पीड की वाईफाई सुविधा भी अपने 110 प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध करा रहा है। अब 710 स्टेशनों पर यह सुविधा और विस्तारित होगी। उन्होंने इस मौके पर भारतीय रेल के ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए आपूर्ति मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। रेल मंत्री ने यह दावा किया है कि भारतीय रेल संरक्षा, सिग्नलिंग, कैटरिंग, समय पालन से लेकर तमाम पक्षों पर बहुत बेबाकी से काम कर रही है। There are so many new transformations that the railways is working on. They are related to the tracks, they are related to safety, they are related to signaling, they are related to catering, punctuality, modernizing our inspection processes,
which will make them more efficient, much more clinically sound. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 8 और 9 सितंबर को होने वाले दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे। ये सम्मेलन स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होगा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। उपराष्ट्रपति ग्रेटर शिकागो के हिंदू मंदिर में अमेरिका के 14 तेलुगु संघों के तहत आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वे विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की नजरबंदी 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने पुणे के सहायक पुलिस आयुक्त के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि कोर्ट के सामने लंबित मामलों पर पुलिस का रुख जवाबदेह होना चाहिए। साथ ही शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रोमिला थापर और अन्य से ये जानना चाहा है कि क्या तीसरा पक्ष आपराधिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि कार्यकर्ताओं को नजरबंद रखने से जांच पर असर पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की 16 संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समूह की सभी 46 कंपनियों और उनके सभी निदेशकों की संपत्ति का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को 4 दिनों में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा है। कोर्ट ने गुरुवार को अनिल शर्मा से ये भी पूछा कि 2014 में चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे में 867 करोड़ की बताई गई संपत्ति 2018 में 67 करोड़ कैसे हो गई। फ्रांस और भारत ने मिशन गगनयान के लिए एक कार्यकारी समूह की घोषणा की है। भारत और फ्रांस के बीच कार्यकारी समूह की घोषणा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष जीन यवेस ली गैल के जरिए बंगलुरु स्पेस एक्सपो के 6ठे संस्करण में की गई। भारत 2022 से पहले अंतरिक्ष में 3 इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन महत्वपूर्ण है। इस मिशन के बाद भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना की है। इस मंच के जरिए आम नागरिक शहीदों के परिवारों की आर्थिक मदद कर सकेंगे। इसमें दी गई रकम पर आयकर नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना की गई ताकि सभी नागरिकों को योगदान देने और शहीद हुए सशस्त्र बल कर्मियों के परिवारों को सहायता देने के लिए प्लेटफॉर्म मिल सके। ट्रस्ट को 7 ट्रस्टियों के साथ बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। और भीषण तूफान के बाद जापान के उत्तरी होक्काइडो द्वीप पर 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के 23 झटके महसूस किए गए। होक्काइडो में भूकंप के बाद भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग लापता हैं और 120 घायल हैं। 30 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों की बिजली गुल हो गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी बैकअप जनरेटर के लिए रखा गया है। जापान में सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक कई जगह इमारतें ढह गई हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक संकट प्रबंधन कार्यबल स्थापित किया गया है। भूकंप ने टेलीफोन सेवा और टेलीविजन प्रसारण को भी प्रभावित किया है। और दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सौरभ चौधरी ने जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया। इससे पहले एशियन गेम्स में 16 साल के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं अर्जुन सिंह चीमा ने जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। दिव्यांश सिंह पवार और श्रेया अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। दिव्यांश और श्रेया ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम जूनियर वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। स्पर्धा के फाइनल में दिव्यांश और श्रेया ने 435 अंक हासिल किए। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक 4 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीत चुका है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।